Okay ji, so now you should know about the paraneoplastic syndrome. दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम रॉबिन्स पैथोलॉजी और इस पिक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे से समराइज़ कर दिया है सबको। सबसे पहले तो यू शुड नो कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होते क्या हैं? देखें, जब भी आपकी बॉडी के अंदर किसी की भी बॉडी के अंदर कैंसर होता है, तो आपकी बॉडी डिफरेंट तरह से अपने आप को रिस्पॉन्सेज़ शो करती है, ठीक है? अब हो सकता है कि कुछ आपके पास जो ट्यूमर होते हैं, वो आपको एंडोक्राइनोपैथीज़ करवाएँ, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर एब्नॉर्मल हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाएँ। कभी-कभी कुछ नर्व और मसल्स के जो पैथोलॉजी है, वो करवा देते हैं, कभी कुछ स्किन पैथोलॉजीज़ करवा देते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। अभी आपको जो पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है एंडोक्राइनोपैथीज़। आपके पास कुछ लंग्स कैंसर ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। बहुत ही एबनॉर्मली वो हॉर्मोन्स भी उन कैंसरियस सेल के साथ-साथ इंक्रीज़ होते रहते हैं। जैसे कि आपने एक कैंसर पढ़ा होगा जिसको आप कहते हो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। उसके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल या फिर मैं कहूँ एसीटीएच का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? अब जब एसीटीएच का लेवल ज़्यादा होता है तो फिर क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम होगा। फिर अगेन आपका ये जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मीन्स एडीएच को ज़्यादा कर देता है और साथ-साथ वो एएनपी मीन्स एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन को भी ज़्यादा कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? एक डिज़ीज़ होती है जिसको आप कहते हो इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीशंस। तो एब्नॉर्मली एडीएच ज़्यादा हो रहा होता है। और आपको पता है एडीएच क्या करता है? एडीएच आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन रखता है, ठीक है? तो अब अगर एडीएच ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर एब्नॉर्मली फ्लूइड की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा में। फिर आपका एक कैंसर होता है जिसको आप कहते हो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। इसके अंदर क्या होता है? ये आपके पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड जो प्रोटीन्स होती हैं उनको इंक्रीज़ रखता है। इसकी वजह से क्या होता है? हाइपरकैल्सीमिया होता है, ठीक है? और भी यहाँ पे कुछ कैंसर्स लिखे हुए हैं मगर दे आर नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो अभी मैं इनको स्किप करवा रही हूँ। बता देती हूँ, जैसे ओवेरियन कार्सिनोमा होता है तो उसमें इंसुलिन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा बॉडी में इंसुलिन सॉरी हाँ, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। फिर रीनल कार्सिनोमाज़ और ये सब इन सब कार्सिनोमाज़ में एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, आरबीसी की ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है? तो अभी के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा में कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है क्योंकि एसिडीज़ ज़्यादा है। इसके अलावा इसी के अंदर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है। एक और पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, देखें स्मॉल सेल कार्सिनोमा में क्या-क्या हो रहा है। एक टॉपिक कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है, मीन्स एसएटीएच एब्नॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है। एसआईडीएच वही आपका सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच प्रोडक्शन, ठीक है? और साथ मैंने आपको बताया कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है तो उसके अंदर हाइपरकैल्सीमिया होगा क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगी। और आपका एक और कैंसर होता है जिसको आप कहते हो लार्ज सेल लंग कैंसर, उसके अंदर गायनेकोमेस्टिया होता है। तो ये 3 आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है? अच्छा, और गायनेकोमेस्टिया क्यों हो सकता है आपको पता है ना कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो गायनेकोमेस्टिया होगा। तो लार्ज सेल का जो आपका कैंसर होगा प्रोलैक्टिन को ज़्यादा करवा रहा होगा, दिस इज़ द रीज़न कि गायनेकोमेस्टिया हो रहा है। सही है जी, तो दीज़ आर कैंसर्स एंड उनका रिलेटेड हार्मोन्स। आई विश मुझे कोई और पिक्चर भी मिल जाए। अम, नहीं बस ये इतना ही है। अब चलते हैं एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखें, आपने समझ लिया एमसीक्यू बहुत सिंपल है। एसीटीएच और एडीएच इन दोनों की जो प्रोडक्शन है वो किस आपकी जो कैंसर है उसका एसोसिएटेड है, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ कौन-सा था? कैल्शियम था। लार्ज सेल के साथ कौन-सा था? गायनेकोमेस्टिया हो रहा था तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये आपके कैंसर और उनसे रिलेटेड हार्मोन्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है। एक 56 ईयर ओल्ड मेल है, उसने लंग कैंसर डेवलप किया और अब आप देखते हो उसके अंदर एक सिम्पटम आता है कि उसकी वॉइस में अब हॉर्सनेस डेवलप हो गई है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब आप क्या गेस करोगे कि जो ट्यूमर है वो बॉडी के किस पार्ट तक इन्वेड कर चुका है? तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल। अगर आपका ये लैरिक्स है तो लैरिक्स को सप्लाई करने वाली आपकी एक नर्व होती है जिसको आप क्या कहते हो? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है? अगर किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आपके लंग्स पड़े हैं, ठीक है?
तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर यहाँ पर होता है और वो ट्यूमर इन्वेड करके रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा और उसको इंजर करने की कोशिश करेगा, तो एज अ रिजल्ट आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, आपका जो लैरिक्स है, उनका सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ में हॉर्सनेस आएगी। तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की कंप्रेशन की वजह से उसकी उस ट्यूमर वहाँ तक इन्वेड कर चुका है, इसकी वजह से जो आपकी जो मेल है उनकी जो वॉइस है उसमें हॉर्सनेस आ रही है। तो आई होप ये आपको समझ आ जाए। चलें जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू द पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकिएक्टिस। आपको पता होना चाहिए कि रेस्टो में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आपको कुछ 6 टू 7 टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। आपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ना है, एम्फाइसीमा पढ़ना है, आपने ब्रोंकिएक्टिस पढ़ना है, ब्रोंकियोलाइटिस पढ़ना है, अस्थमा पढ़ना है, ठीक है? कुछ एआरडीज़ और कुछ न्यूमोनिया वगैरह ये सब थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है और हर का एक-एक पॉइंट होगा जो कि आपको याद करना होगा और वही आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा के डायग्नोज़ करवा देगा। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ आपकी नेक्स्ट डिजीज़ का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपने नोट करने हैं। तो ये हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रोंकिएक्टेसिस। आपको पता होना चाहिए कि डिजीज़ होती किस तरह है, व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस बिहाइंड दिस। तो आप नोट करो फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्रोंकाई है उसके अंदर किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि वहाँ पे कोई इंजरी हो गई हो, इन्फ्लेमेशन हो गई हो। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन आके इन्वेड कर जाते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, अब आपका जो ब्रोंकाई है वो डिस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ब्रोंकाई फॉर एग्जांपल अगर इतना थिक था, ये इतना थिक था फॉर एग्जांपल, मैं इसको पहले ड्रॉ कर दूँ, ठीक है? अब ये कैसा हो जाएगा, अभी इतना थिन हो जाएगा क्योंकि वो अब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो रहा है। तो आपका इसको हम कहते हैं कि ये ब्रोंकिएक्टेसिस है, जिसके अंदर एबनॉर्मली थिनिंग हो रही होती है और डायलेशन हो रही होती है ब्रोंकाई की। तो आपने नोट करा अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्पेस पहले, मैं स्पेस अगर इसको ऑरेंज से ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल स्पेस पहले इतना था बीच में, अब क्योंकि इसकी थिनिंग हो गई तो अब क्या होगा, ये देखें, अब आपको कितना ज़्यादा अंदर स्पेस दिख रहा है। दिस इज़ वेरी एबनॉर्मल, ठीक है? ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा अच्छे से आपकी ब्रीथिंग होगी, नो, दिस इज़ एबनॉर्मल। तो इसको आप कहते हो ब्रोंकिएक्टेसिस। अगेन आपका रिकरेंट इन्फेक्शन हुए, ठीक है? वो भी डिस्ट्रक्शन करेंगे, वो ब्रोंकिएक्टेसिस करवाएँगे। तो हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो जाए और फिर डिस्ट्रक्शन हो जाए, हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन हो जाए। दोनों ही केसेस में क्या होगा, एब्नॉर्मली आपके ब्रोंकाई की थिनिंग और डायलेशन होगी। इस पिक्चर को भी देखो, कोई भी ट्रिगर आपको मिला, बॉडी को मिला, ब्रोंकाई को मिला और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हुआ भाई, वहाँ पे आपका पल्मोनरी डिफेंस स्टार्ट हो गया और बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसने रिस्पॉन्स देना शुरू किया। रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि भाई म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी, तो आपको स्पूटम की हाइपर सेक्रेशन मिलना स्टार्ट हो गई। तो आपके जितने भी म्यूकोसीलियरी मैकेनिज़्म्स हैं वो ख़राब हो गए। लंग्स आपको पता है ना सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी हुई है और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मैं डिटेल में नहीं जा रही। तो वो सारे फंक्शंस ख़राब हो जाएँगे, एज़ अ रिज़ल्ट लंग्स डैमेज हो जाएँगे, ठीक है? तो अगेन आपको क्या पता होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फेक्शन हुआ और ब्रोंकाइटिस का डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हुआ डायरेक्टली और फिर उसकी वजह से आपका डैमेज हो गया, ठीक है? और साथ में आपको क्या बताया कि कोई ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आपका स्पूटम की हाइपर सिक्रीशन होगी, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, म्यूकोसिलियरी मैकेनिज़्म्स खराब होंगे और लंग्स डैमेज होगा। इन शॉर्ट किसी भी ट्रिगर की वजह से आपके जो ब्रोंकाई वो डैमेज हो रहे हैं। तो देखिए आंसर बहुत ही इसका सिंपल है। आपने देखा कि प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स ऐसा कुछ हमने अभी नहीं पढ़ा। नोरोकोमियल इन्फेक्शन हमने नहीं पढ़ा। इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेटस ये भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि एपिथेलियल स्लफिंग हो रही थी, वो भी ऐसा हमने नहीं देखी। हाँ, मगर हमने ये पढ़ा कि म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, थिकनिंग हो रही है जिसकी वजह से, मतलब एक थिक सिक्रीशन म्यूकस की वजह से ये हो सकती है। आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, अब ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के बाद डैमेज होगा, इसको आप ब्रोंकिएक्टेसिस बोल दोगे। तो आपके ब्रोंकाई के डैमेज को ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हो। उसकी जो पैथोजेनेसिस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन का कॉज़ बनेगी, क्वेश्चन भी आपसे ये था कि इन्फेक्शन का कॉज़ कौन बनेगा? तो वो आपकी थिक सिक्रीशंस होंगी जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करेंगी और फिर बाद में जाके इन्फेक्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट वो आपकी डिजीज इट इज रिलेटेड टू द एआरडी। एआरडी क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजली एल्वुलाई का डैमेज होता है। इस स्लाइड से बस आपको ये याद रखना है, बाकी ये थोड़ी ब्लर है तो मैं आपको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन यहाँ से आपको ये एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एल्वुलाई का डिफ्यूज डैमेज होगा, पूरा एल्वुलाई डैमेज होगा, इसको आप कहोगे ARDS विच इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
ये पिक्चर आपकी रॉबिन्स पैथोलॉजी से ही ली गई है। नॉर्मल आपका एल्वियोला ऐसा होता है, जब डिज़ीज़ हो जाएगी तो उसके एक्यूट फेज़ में ऐसा मिलेगा। पहले आपको नॉर्मल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम एब्नॉर्मैलिटी की तरफ चलेंगे। देखिए भई, नॉर्मली क्या होता है, ये आपका एल्वियोलर स्पेस है, ठीक है? ये आपके टाइप 1 न्यूमोसाइटिंग, ये आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट हैं। और अब आप में से कोई एक मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन-सा सेल है जो कि सर्फैक्टेंट की प्रोडक्शन करता है, ठीक है? सर्फैक्टेंट क्या है? ये एक लेयर है जो कि इस तरह है, आप देखें ये पूरी लेयर है, प्रेज़ेंट है लंग्स के अंदर, ये लुब्रिकेशन का फंक्शन परफ़ॉर्म करती है। एआरडी में सर्फैक्टेंट की भी कमी हो जाती है, ठीक है? तो भई मैंने अभी तक आपको क्या बोला, एल्वियोलर एयर स्पेस है, टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स हैं, इनमें से कोई एक होगा जो कि सर्फैक्टेंट की प्रोडक्शन कर रहा होगा। अंदर आपके पास मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं जो किसी भी ऐसे बैक्टीरिया या फिर कोई भी इन्फेक्शन को इनहिबिट कर देंगे और इनका काम है आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म परफ़ॉर्म करना, ठीक है? साथ-साथ आपको एक बाहर इंटरस्टिशियम दिख रहा है और ये आपके एपिथेलियल की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो बाहर ग्रीन-ग्रीन है, ये एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ जाएँ तो ये कैपिलरी है, ठीक है? ये रहे एंडोथेलियल सेल्स कैपिलरी के और एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, अंदर रेड आरबीसीज़ आपके पड़े हुए हैं, ठीक है? ये कुछ बीच में आपको इंटरस्टिशियम में फाइब्रोब्लास्ट भी देखने को मिल रहे हैं जो ग्रीन-ग्रीन है, ठीक है? अब आपको ये नॉर्मल पता चल गया, अब हम इसको कंपेयर करते जाएँगे। देखें भई, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि ये आपकी एयर स्पेस है, पूरी की पूरी जगह बिल्कुल खाली होती है। यहाँ पे अब आप नोट कर लो, आरबीसीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा डैमेज होता है जिसकी वजह से आरबीसी कैपिलरी से कहाँ आ जाएँगे? एल्वियोलाई के अंदर आ जाएँगे। इसके अलावा और नोट करो, क्या मिल रहा है आपको? एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं। वो क्या रिलीज़ करेंगे? ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीडेंट रिलीज़ करेंगे, प्रोटीएसेस रिलीज़ करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? लंग्स के जो सेल हैं वो मज़ीद डैमेज होना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? ये सेल का डेब्रिस पड़ा हुआ है सारा, मीन्स सेल डैमेज होके टूट के पड़े हुए हैं यहाँ पे। जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी ओवर एक्टिव हो गए हैं, वो भी टीएनएफ, इंटरल्यूकिन सब कुछ इन्फ्लेमेशन का जो मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट कर चुके हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो जा चुकी है। एक हाइलीन मेम्ब्रेन है, नॉर्मली यहाँ पे सर्फैक्टेंट को होना चाहिए था, मगर वहाँ पे क्या होता है, हाइलिनाइज़ेशन हो जाती है, तो एक हाइलीन मेम्ब्रेन, एक थिक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। साथ आप यहाँ पे नोट करो कि न्यूट्रोफिल्स किस तरह आपके कैपिलरीज़ से निकल के, आई थिंक आई नीड समथिंग एल्स, हाँ, किस तरह ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो यहाँ से निकल के आपके एल्वियोलर स्पेसेस में आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डिफ्यूज़ एल्वियोलर डैमेज आपको देखने को मिलता है, इसे आप कहते हो कि ये एआरडी के एक्यूट फेज़ में आपको देखने को मिलता है। एक्सप्लेन मैं आपको बहुत कुछ करती हूँ, एमसीक्यू आपसे बहुत ईज़ी पूछा है। एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएँ। अब आप एमसीक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू बहुत ईज़ी है। चलें जी, क्वेश्चन बहुत ईज़ी है। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आपके पास एक बेबी गर्ल है, वो भी बॉर्न हुई है एट द 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, वो प्रीमैच्योर है, ठीक है? तो विदिन ऑवर द बेबी इज़ इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसको यही सिंड्रोम हो चुका है जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा, उसको अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई भी दे रहे हैं, उसके बावजूद उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही? क्योंकि प्रॉब्लम ऑक्सीजन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए जो मीडियम था, वहीं पर इतना सारा डैमेज हो चुका है, ठीक है? आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन-सी हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? इसका आंसर होगा डिक्रीज़्ड लैमेलर बॉडीज़ इन टाइप 2 न्यूमोसाइट। मैं आपको अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे देती हूँ। मैंने आपसे कहा था कौन है जो कि सर्फैक्टेंट की प्रोडक्शन करेगा, तो आपके जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होते हैं वो सर्फैक्टेंट की प्रोडक्शन करते हैं। उनके अंदर जो लैमेलर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे सर्फैक्टेंट पड़ा होता है। अब क्योंकि ये बेबी इमैच्योर है, उसको ये सिंड्रोम भी हो चुका है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में सर्फैक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो लेमेलर बॉडीज़ भी न्यूमोसाइट के टाइप 2 में कम मिलेंगी। तो ये मोस्ट लाइकली फाइंडिंग जो कि आपको देखने को मिल सकती है। अभी हमने बात की थी कि न्यूट्रोफिल्स के एक्सुलेट पड़े हुए थे, तो हाँ, ये भी हो सकता है। फाइब्रोसिस भी हो सकती है आस-पास के इंटरस्टिशियम की। एल्वियोलाई का हेमरेज इज़ नॉट सो कॉमन, वो आपको गुड पॉस्चर सिंड्रोम इन सब में आपको देखने को मिलता है। ठीक है? और साथ इंटरस्टिशियम में आपके लिम्फोसाइट्स आ गए थे, तो वहाँ वो आ गए थे। लेकिन जो मोस्ट लाइकली आपसे पूछा गया है, तो आपने इसको टिक करना है। तो आपके डिक्रीज़ लैमेलर बॉडीज़ टाइप न्यूमोसाइट में मिलेंगे। वो क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि सर्फैक्टेंट कम है। सर्फैक्टेंट क्यों कम है? वो प्रीमैच्योर है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। अडल्ट में और चाइल्ड में ये फ़र्क ही यही होता है कि ये मेनली सर्फैक्टेंट की जो प्रोडक्शन है उसकी कमी की वजह से आपको देखने को मिलता है बच्चों में, ठीक है? बड़ों के अंदर फिर इसके कॉज़ डिफरेंट होते हैं, इंजरी हो सकती है और बाकी इन्फ्लेमेशंस ये सब हो सकते हैं। चलिए जी, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आपसे ये पूछा गया है कि एज़्मा के अंदर इनमें से कौन-सी एक्सेप्शन है, मतलब क्या ऐसा है जो एज़्मा में नहीं होगा? तो जी, सबसे पहले तो मास्ट सेल
कि इन्फिल्ट्रेशन ये तो होती है, मास्ट सेल के ज़रिए हिस्टामिन रिलीज़ होता है और फिर वो आपको अस्थमा करवाता है, तो ये तो है। पॉलीमॉर्फिज़्म ऑफ एडीएम, हाँ, ये जीन है जिसकी म्यूटेशन की वजह से अस्थमा हो जाती है। इंक्रीज़ लेवल ऑफ टी हेल्पर सेल्स, ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुआ हुआ है, तो ये कॉमन है। जो नहीं होता वो ये है कि आपके आईजी लेवल के डिक्रीज़ नहीं होते, आईजी लेवल हमेशा इंक्रीज़ होते हैं अस्थमा में, तो इसका आंसर तो होगा डिक्रीज़ लेवल ऑफ आईजीई।